अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पिछले कुछ दिनों के दौरान सबसे अहम डेवलपमेंट्स शायद मुज़ाकरात के अलावा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान थे और जिसमें एक डेड लॉक पैदा हो गया था, जिसके बाद बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं हो सकेंगे। एक और अहम खबर रही, यानी कि सियासी खबरों के अलावा जो अदलिया से जुड़ी खबर है वो यकीनन लोगों के लिए इसलिए भी मुअम्मा बनी रही क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ नए जजेस की तैनाती से जो मसला और कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, उसके बाद बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत और अदलिया के अंदर मसाइल कुछ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो मसाइल दरपेश रहे उनके असरात बड़े अरसे तक नज़र आते रहे, लेकिन वो मामला थमा नहीं था कि उसी के तनाजुर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन जजेस को तैनात किया गया है, मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि नए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हीं 3 में से एक शख्सियत होगी। लेकिन जिस तरह बुकला की तरफ से उस पर रेजिस्टेंस सामने आ रहा है, उसे लगता यह है कि अदलिया को इस पर टफ टाइम देखना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी जानिब बज़ाहिर ये लग रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के ही तनाजुर में हुकूमत जो करना चाह रही थी बैक एंड पर रहते हुए वो करने में कामयाब होती भी नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सियासी महाज के ऊपर कोई ख़ास कामयाबी होती नज़र नहीं आ रही है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात PTI, जिससे मुज़ाकरात के नाम के ऊपर डायलॉग करने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन उनकी जो डिमांड्स थी उन डिमांड्स के ऊपर पार्लिमानी कमेटी बनाने पर ही इत्तेफाक किया जा रहा था, जिसके ऊपर मुज़ाकरात वहीं पर ख़त्म कर दिए गए। लेकिन अब देखना होगा कि 8 फरवरी जिसको यौम सियाह करार दिया जा रहा है PTI की तरफ से, अगर वो मुल्की एहतजाज करती है तो क्या पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर पंजाब में वो एहतजाज करने का स्पेस उन्हें फराहम किया जाएगा या फिर नहीं। इसी पैराए में PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब एक ख़त भी लिख चुके हैं आर्मी चीफ को, और उन्होंने मौजूदा माहौल में जो कुछ सियासी तौर पर उनकी जमात के साथ भी हो रहा है उस पर तनकीद भी की है और खुलकर उस पर इजहार ख्याल भी किया है। लेकिन अब देखना होगा कि उस खत के जवाब में कोई रिएक्शन भी आता है या फिर नहीं। और मुज़ाकरात की जो बात बार बार हो रही है बैकडोर चैनल के ऊपर के उसके हवाले से खान साहब ने मना नहीं किया है किस हद तक ये मफरूज़ा दुरुस्त है। इस तमाम सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। बात करने के बाद मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है रऊफ़ हसन साहब। रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि मैं पहले क्विकली जानना चाहूँगी कि खान साहब ने जो आर्मी चीफ को ख़त लिखा है उसका तनाजुर क्या था, वजह क्या थी कि उनको ख़त लिखने की ज़रूरत महसूस हुई, और ये मतलब ये कोई पैगाम की सूरत में भी बताया जा सकता था उनको, ये ख़त खुला ख़त के तौर पर क्यों लिखा गया है? थैंक यू सना, इट्स गुड टू बी ऑन योर प्रोग्राम अगेन। देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल साबित हो चुकी हुई है और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी शख्स के जहन में रिज्म भर भी डाउट होगा कि ये जो हुकूमत है इसके पास कोई पावर्स नहीं है, इनके पास कोई ताकत नहीं है, ये टोटली इलेजिटिमेट तो हमेशा से थी, इरेलीवेंट है। एक ऐसी हुकूमत जो कि 7 दिन कोशिश करने के बावजूद खान साहब की अपनी मुज़ाकराती टीम के साथ मीटिंग ना करा सके, तो और उसके बाद हैंड्स अप कर दे कि जी साहब हमारे बस का काम नहीं है, तो वो किसके बस का काम है? ये तो हुकूमत वक्त तो यही अपने आप को कहते हैं ना जी कि हम हुकूमत है। तो अगर हुकूमत के पास मुलाकात कराने की भी पावर नहीं है, ताकत नहीं है, तो फिर ये तो एक इनके लिए शर्म का मकाम है। तो जब ये पावर बेस जो अपने आप को कहते थे जो नहीं है एक्चुअली और पावर बेस कोई और है, तो फिर अगर मसाइल हैं तो फिर उसी पावर बेस के पास ही हमने लेके जाना है ना, ताकि उनसे कुछ मिल सके। अगर हम कोई नेगोशिएट करें या कोई बात करें तो वो मतलब कम से कम उनके पास ताकत तो हो ना वो बात करने की और कोई मसाइल के हल की तरफ बढ़ सके। तो इसी तनाजुर में आपने कहा है, इसी तनाजुर में ये खत जो लिखना खान साहब ने मुनासिब समझा, और वो खत यही है कि जी हमने जो मसाइल हैं इस वक्त मुल्क में जो मसाइल पैदा हुए हैं और जो इनफैक्ट वक्त के साथ बढ़ते जा रहे हैं, उनसे आगाह किया है उनको, और मुख्तलिफ एसेट्स जो हैं उनको उजागर किया है। एंड वी फील के इम्पॉर्टेंट है ये, ताकि वो आगाह हो। आई एम श्योर कि वो दूसरे सोर्सेज से भी आगाह होंगे, लेकिन खान साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर होने के नाते आई थिंक ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो पावर सेंटर्स हैं उनको आगाह करते रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये खत उसी तनाजुर में लिखा गया है। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में खान साहब ने मौजूदा आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना भी बनाया कई मरतबा इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी बात की है कि वो इस हुकूमत को सपोर्ट क्यों कर रही है जो कि जाली मैंडेट के साथ आई है। तो आपके ख्याल में खान साहब ने वो लास्ट ऑप्शन भी इस्तेमाल कर लिया है, यानी कि वो चाहते हैं कि जो भी उनका मैसेज है वो आखिर जो मतलब एक फाइनल प्लेटफॉर्म वो समझते हैं वो उस तक पहुँचा दिया जाए? मतलब उनका मेन मकसद क्या था, मैं ये जानना चाह रही हूँ।
देखिए सना एक सियासी जमात होने के तनाजुर में हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो हमें हम्म। आइन देता है, जो कानून देता है। हम्म। वो ऑप्शंस हमारे पास हैं कि हम पार्लियामेंट में अपनी जद्दोजहद करें, जो हम कर रहे हैं। वो ऑप्शन ये है कि हम कानूनी महाज के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ें, वो हम लड़ रहे हैं। और हम्म। वो ये भी है कि हम आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन तरीके से एहतजाज भी करें, अपनी अपने जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं उनको उजागर करने के लिए, उनको आगे करने के लिए। इसके साथ साथ और भी अगर कुछ सोर्सेज हैं जो पावर स्टेक होल्डर्स हैं इस जो सिस्टम है उसमें, तो उनको भी हम वक्तन फवक्तन आगाह करते रहें वसाइल से, जो कि हमारा जिस तरीके से हम उनको देखते हैं। हम्म। आपने क्रिटिसिज्म का जिक्र किया, तो क्रिटिसिज्म कभी फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि अगर हम फील करते हैं कि जी मसाइल जो है उनके ऊपर उनको अटेंड नहीं किया जा रहा, तो हम कोशिश करते हैं कि वो एक लेटर लिख के या किसी और तरीके से तवज्जो उनकी जो है उस तरफ मबसूल कराई जाए, ताकि वो ज़्यादा अटेंशन दे सके उन मसाइल को और उसके हल की तरफ बढ़ा जा सके। दुरुस्त। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि अब 8 फरवरी के हवाले से क्या तैयारी है आप लोगों की? चलें केपी में तो आप लोग शायद एहतजाज कर लेंगे, लेकिन ये जो लाहौर का जलसा है इसकी इजाज़त कैसे मिलेगी? बज़ाहिर लग नहीं रहा कि ऐसा माहौल बनेगा। लाहौर का जलसा तो हमें उसकी इजाज़त, तो आपको पता है पास्ट की जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस हुकूमत का, वो यही है कि जी वो नहीं चाहते कि हम किसी तरीके से भी अपनी जो पोलिटिकल इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करें। आपके सामने पूरी हिस्ट्री के जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है, हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं देते। हमें इस दफ़ा भी उम्मीद नहीं है कि इजाज़त मिले, लेकिन सवाबी का जलसा होगा, लाजमी होगा। इसके अलावा खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नॉर्दर्न पंजाब और केपी के लोग जो हैं वो सवाबी पहुँचेंगे, और बाकी जो पंजाब और सिंध में और बलूचिस्तान में और जहाँ भी हैं वहाँ लोकल लेवल के ऊपर एहतजाज किया जाएगा, और अपने जो हमारे डिमांड्स हैं उनको 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 आवाम तक पहुँचाया जाएगा। हुँ। अच्छा, लेकिन सर मुझे ये फ़रमाइएगा कि अगर लाहौर में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इजाज़त नहीं मिलती है, आलिया हमज़ा साहिबा सूबाई सदर हैं, तो फिर ऑप्शन क्या होगा? बज़ाहिर तो मुश्किल लग रहा है कि पंजाब में कहीं आप लोगों को जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी। कहा ये जा रहा है जिस तरह पहले गिरफ्तारियाँ होती रहीं, अगर वैसे ही हुआ तो फिर क्या ऑप्शन होगा आप लोगों के पास? देखिए जी, गिरफ्तारियां तो शुरू हो चुकी हुई हैं 3-4 दिन से, ऑलरेडी छापे पड़ रहे हैं, हाँ। फसाइयत का की भरमार है। लेकिन ये किस आइन और किस कानून के मुताबिक हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं देते? हुँ, हुँ। कौन सा वो आइन है? क्या वो इस मुल्क का आइन है? क्या हमारा मुल्क के आइन जो है वो हमें इजाज़त नहीं देता जलसे पुरअमन एहतजाज करने की? क्या हुँ। इस मुल्क का कानून जो है वो पीटीआई को पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देता? ये देता है, आइन भी देता है, कानून भी देता है। तो हुँ। फिर ये लोग किस आइन और किस कानून को फ़ॉलो कर रहे हैं? हुँ। कि अपने आप को किस नाते से इस मुल्क की हुकूमत कहते हैं? ये तो किसी एलियन हुकूमत लगती है हमें, इस मुल्क की तो हुकूमत नहीं है। और 26 नवंबर को जो इन्होंने किया है पाकिस्तान की आवाम के साथ, जिस तरीके से निहत्ते प्रोटेस्टर्स के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट गोलियां चलाई हैं, वो तो किसी रियासत की हुकूमत जो है, जो कि अपने अवाम का ख्याल करती है, ये उसका काम ही नहीं हो सकता। तो ये अपने अपने जो इनके एक्शंस हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसके नाते फ्रैंकली ये हुकूमत जान की निस्बत से जाने जाने की भी जो है वो ये काबिल नहीं है। तो इनको चाहिए कि ये निकल जाएं, चले जाएं, और इस मुल्क का जो मैंडेट है उसको रिस्टोर करें, ताकि मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके। हुँ। बाहर सूरत आपके जवाब में फर्दर ये है कि जी हमें जो जिस चीज की भी हमें आइन और कानून इजाजत देता है, वो हम हत्तल बसा कोशिश करेंगे कि उसको किया जाए। मैंने कहा है कि अगर लाहौर का जलसा नहीं भी होता तो फिर भी लाहौर में प्रोटेस्ट होगा, जहां भी हम कर सकेंगे हम प्रोटेस्ट करेंगे। हुँ। अच्छा सर, ये केपी के में जुनैद अकबर साहब को ज़िम्मेदारी तो मिली है, लेकिन जब इस तरह उन्होंने मीटिंग भी की है, तो उस मीटिंग में भी गंडापुर साहब को तो खैर इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन सूबाई सतह पर थी। लेकिन उसमें कुछ एमएनएज़ और एमपीएज़ वगैरह भी शायद शामिल नहीं हुई। आपके ख़्याल में ये कितना डिफ़िकल्ट होगा कि सूबाई हुकूमत के साथ ताउन के बगैर अपने बलबूते पे पीटीआई जो है वो सारी कैंपेन और वो जलसा जो उन्होंने एहतजाज 8 फरवरी को करना है उसको इकट्ठा करके लोगों को वो कर सकें? सना, एक तो मैं ये बिल्कुल राइट ऑफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जी सूबाई हुकूमत की कोऑपरेशन नहीं होगी। सूबाई हुकूमत कुल्लियतन ऑन बोर्ड है, और नहीं, नहीं, मेरा जो मकसद ये नहीं था। नहीं, नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था रऊसा, मेरा मकसद ये था कि जुनैद अकबर साहब ने कहा था कि हम उनसे कोई मदद नहीं लेंगे, हम अपनी फंड रेज़िंग करेंगे, अपने बलबूते पे जलसा करेंगे। मतलब वो खुद से नहीं लेना चाह रहे थे सूबाई हुकूमत की हेल्प। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उनकी हुकूमत की मदद के बगैर कैसे मतलब पीटीआई इकट्ठा करेगी कारकुनान को? खुद एक बड़ा चैलेंज नहीं होगा? मैं ये जानना चाह रही हूँ। जी। जुनेद साहब एक जीरक सियासतदान है, हुँ, हुँ। वो ग्रास रूट पॉलिटिशियन है।
वो अवाम में रह के अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो आई एम श्योर कि वो उनके पास एवेन्यूज होंगे जिससे कि वो जो भी फंड्स वगैरह जो हैं वो कलेक्शन कर सकें और कर लें। लेकिन बाहर सूरत सूबाई हुकूमत मौजूद होती है और वो उनका कोऑपरेशन जो है, उनकी सपोर्ट जो है वो कुलियतन हासिल होगी जुनैद साहब को। और ये जुनैद साहब का जो सदर पीटीआई केपी बनना जो है वो भी इस चीज की निशानदेही करते हैं कि हम हुकूमत को चाहते हैं कि वो अपना काम करे और जो जमात है वो अपना काम करे, और दोनों जो है वो फुल टाइम जॉब्स हैं। तो इसीलिए हमने हुकूमती ओहदे और पार्टी के जो ओहदे हैं उनको सेपरेट किया है। और मेरा ख्याल है कि जुनैद साहब उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे जी कि अब मैं बहसियत सदर पीटीआई केपी जो है वो हमारे अपने रिसोर्सेज जो है हम उनको जनरेट करेंगे ताकि हम प्रोविंशियल हुकूमत के ऊपर बोझ ना पड़े। बिल्कुल तो सही। दैट्स अ वेरी कमेंडेबल, दैट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग। नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली यकीनन वो कोशिश कर रहे हैं और वो उनका मकसद भी यही था। अच्छा, अब सर थोड़ा सा मैं आपसे अदलिया से हवाले से लास्ट फ्यू मिनट्स में कमेंट लेना चाहूँगी। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ जजेस की तैनाती हुई, उसके ऊपर वकला की तरफ से, तंजीमों की तरफ से भी बड़ा एक रेजिस्टेंस सामने आया। आपको लगता है कि ये, और खबरें भी यही है कि इन्हीं में से किसी एक जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, आपके ख्याल में ये रूटीन की कार्रवाई है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही किया जा रहा है जो किया जा रहा है, फिर आपके ख्याल में इस पे ये रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है वकला की और दीगर तंजीमों की तरफ से? देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम है वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, और ये जो सब कुछ हो रहा है उसके नाते ये उसके आगे इलिजिटिमेट बच्चे हैं उस इलिजिटिमेट चाइल्ड के। तो ये किसी सूरत में भी इनको आईनी और कानूनी नहीं का कानून के मुताबिक नहीं कहा जा सकता। ये जो कुछ भी हो रहा है ये जो हुकूमत है उसकी डेस्परेशन है, सिर्फ इसलिए कि वो पीटीआई को हर सूरत में कंट्रोल करना चाहती है, हर सूरत में ये इंश्योर करना चाहती है कि पीटीआई को इंसाफ ना मिले। अब इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरीके से जजेस को रिक्रूट किया जा रहा है, लिटरली रिक्रूट किया जा रहा है, जैसे अर्दली साहब खुद रिक्रूट हुए थे, अब वो अपने जो है अर्दली सब अर्दलीस जो है वो जजेस की शक्ल में उनको रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के तहत है कि अदलिया को तो इन्होंने ऑलरेडी फतह कर लिया ना। अब अदलिया एक इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द स्टेट के तौर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब ये चाहते हैं कि अदलिया में इनके अपने जजेस बैठे, इनके अपने बेंचेस बने और इनके अपनी पसंद की जजमेंट्स आए। सो अब जज और बेंच और जजमेंट जो है ये सब इनके अब हाथ में चली गई है। सो ऑब्वियसली आप इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते। तो जहां लॉयर कम्युनिटी जो है, लीगल कम्युनिटी दैट इज अप इन आर्म्स, जजेस के अंदर से खतूत लिखे गए हैं। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने दोबारा खत लिखे हैं कि ये गैर मुनासिब है। आप चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं आईएचसी के, तो उसको सीनियर प्यूनी जज बना दिया गया है, उन साहब का मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने ही चीफ जस्टिस बनना है और वो इनके अपने बंदे हैं, तो ये बनेंगे। तो ये अब हर तरह से इन्होंने आइन को पामाल करने की इन्होंने ठानी हुई है। तो ये मेरा ख्याल है कि अब मामलात जो हैं इनके हाथ से निकलेंगे। और अब उन्होंने कहा इस्लामाबाद में तो आज सारा दिन प्रोटेस्ट होता रहा है, अब वो कह रहे हैं, जो वकला की तंजीमें हैं वो कह रहे हैं कि हम इस प्रोटेस्ट को सारे मुल्क में फैलाएंगे। मुझे लग रहा है, मैं फील करता हूं कि ये मसाइल जो हैं ये वक्त के साथ और ग्रीवस होंगे और ज्यादा सीरियस होंगे, इनके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब सर आपके कीमती वक्त के लिए। तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ थे। यकीनन पीटीआई का क्लियर स्टांस हमें अदलिया के हवाले से भी नज़र आता है, और दूसरा ख़ास तौर पर मुज़ाकरात जिस नतीजे पर ख़त्म हुए हैं उसके बाद बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है कि दोनों जमातें या दोनों जो पिलर्स हैं अपोजिशन और हुकूमत वो साथ बैठ सके। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम इन दोनों हवालों से कुछ हुकूमत का मौक़िफ़ भी या नून लीग का मौक़िफ़ भी जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां अपोजिशन की बात हम कर रहे हैं वहीं यकीनन हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है, चाहे मुज़ाकरात की बात हो, चाहे सियासी इशूज़ की बात हो, चाहे अपोजिशन को साथ लेके चलने की बात हो, या 26वीं आईनी तरमीम हो, या फिर दीगर मामलात हो। यकीनन हुकूमत का एक अपना स्टांस है और वो मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ भी मुरतब करती है, जितना भी क्रिटिसिज्म हो। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो भी खबरें रहीं, हुकूमत ने मुल्क के वसीतर मफाद में जो फैसले किए उनके यकीनन समरात भी आने वाले वक्त में ज़ाहिर होंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आया हुकूमत अपोजिशन को और दीगर स्टेक होल्डर्स को कैसे साथ लेकर चलती है। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं जावेद लतीफ़ साहब, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, पहले ज़रा अपोजिशन की बात कर लेते हैं। ये जो मुज़ाकरात बीच में अचानक ही रोक दिए गए, वज़ीर आज़म साहब ने गालिबन वो मुज़ाकराती कमेटी भी जो हुकूमत की है वो डिज़ोल्व कर दी है, ये फरमाएगा कि क्या नतीजा अखज़ किया आप लोगों ने भी नाकाम मुज़ाकरात से, कि वक्त अपोजिशन को तो दिया लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हो सका दोनों जानिब?
बात यह है कि नाकाम होते नज़र नहीं आए, नाकाम डे वन से थे, क्योंकि जब किसी मुज़ाकराती अमल में दोनों जानब से क्लैरिटी ना हो तो वो नतीजा खेज़ चीज़ें हो ही नहीं सकती। और मैं तो हमेशा मैंने ये कहा है कि इनका वतीरा है कि ये किसी न किसी मकसद के लिए किसी के साथ बैठते हैं और जो ही इनको किसी और जानब से इशारा मिल जाए तो वहीं छोड़ के निकल जाते हैं। ये इनका लीडर का हमेशा से वतीरा रहा है। अब जहाँ तक तल्लक है, मैं समझता हूँ कि और मेरी ये बतौर पाकिस्तानी की ख्वाहिश भी है और रियासत की ज़रूरत भी है, कौम जानना भी चाहती है कि भाई कौन से आलमी क़ुव्वतें हैं जहाँ जहाँ से पाकिस्तान को दबाव है इस बंदे को छोड़ने का। बात सीधी सी है कि जो ये ऑब्ज़र्व कर रहे थे, जो लोग ये गैस कर रहे थे या ये जो तासर दे रहे थे कि 20 जनवरी को जो एक सुपर पावर की रजीम चेंज होगी तो अगले दिन हुक्मनामा आएगा तो डयाला से इसको निकाल दिया जाएगा, ये बात उस वक्त भी ठीक नहीं थी और ये तासर देना भी गलत था। बात यह है कि जिन्होंने इसको लॉन्च किया था, जिन मकासद के लिए किया था, वो क़ुव्वतें इसके पीछे आज भी खड़ी हैं। और जिन्होंने सी पैक भी बंद करवाया, जिसने पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का फिर से आगाज़ करवाया, जिन्होंने मईशत का गर्क करवा दिया, जिन्होंने इसकी पॉलिसियों से मालियाती इदारे कड़ी शराइत पे आपके साथ नेगोशिएट करने पर आपको मजबूर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें 3.5 सालों के अंदर जो पाकिस्तान गर्दाब में ये छोड़ के गया, वो यकीनन उस एजेंडे का हिस्सा थी और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक थी और आज भी वही क़ुव्वतें इसके पीछे खड़ी हैं। ये भी फरमाइएगा कि पीटीआई का ये मौक़िफ़ था कि मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब दोनों ही नहीं चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और वो इसमें कामयाब भी हो गए। आपको लगता है कि वाकई इन दोनों शख्सियात की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए या इनका कोई अमल दखल था मुज़ाकरात के हवाले से? देखें, जिस नवाज़ शरीफ को मैं जानता हूँ और जिसके साथ मैंने 40 साल ज़िंदगी के गुजारे हैं, मुझे इसमें राय बराबर भी कोई शक शुबा नहीं है कि नवाज़ शरीफ मुज़ाकरात नहीं चाहते। नवाज़ शरीफ मुज़ाकरात चाहते हैं। नवाज़ शरीफ हर सियासी जमात से डायलॉग की पॉलिसी हमेशा रखते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि उन्होंने हमेशा रियासत पे हमला करने वालों को, दहशत गर्दों को या दहशत गर्दों की सरपरस्ती करने वालों को या अस्करी विंग बनाने वालों को हमेशा अपने से दूर रखा है और कभी उनसे आइन कानून के मुताबिक बिहेव करने से अलग अपने आप को नहीं किया। कभी ये नहीं सोचा कि इनको अपने साथ मिलाने से वो ताकतवर हो सकते हैं। ये ज़रूर है कि उनको ये एहसास भी था और उनकी ख्वाहिश भी थी और आइंदा भी वो इस पे ज़रूर बात करेंगे कि किसी तौर पर नहीं हो सकता जो अदारों के अंदर बगावत पे लोगों को उकसाए, उससे आप ये बात करें कि आए मिल बैठे, फिर तो आप एक रियासत के अंदर वो विंडो खोल देंगे कि जब भी कोई आया करेगा कोई मसल्ला जत्था लेके या आलमी क़ुव्वतों के ताकत पे, तो आप रियासत ढेर हो जाया करेगी या रियासती कवानीन ढेर हो जाया करेंगे। इस तरह नहीं होता। मुझे ये बताएं कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई और फांसी होते हुए भी पीपल्स पार्टी ने या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब वो फैसला सुना तो उन्होंने अपने लोगों को अदारों पे चढ़ाई के लिए या ताकत के इस्तेमाल के लिए कहा, या नवाज़ शरीफ को हाईजैकर बना के सज़ा दी गई या उसको दोबारा ताहयात नाहल किया गया, उसको बार बार इक़्तिदार से हटाया गया? क्या नवाज़ शरीफ ने कभी ताकत के इस्तेमाल से अपने ख़िलाफ़ होने वाले फ़ैसलों को बुलडोज़ करने की ख्वाहिश या ज़रूरत महसूस की? नहीं की। उसने हमेशा डायलॉग को तरजीह दी। उसने हमेशा भले उसको आइनी अदारों से, उसको इंसाफ फराहम करने वाले अदारों से साकिब निसार या बंदयाल साहब की मौजूदगी में 1% भी गुंजाइश नज़र नहीं आती थी कि इंसाफ उसको मिल सकेगा, मगर उन्होंने जत्थों को तरतीब देना
या ज़हन साजी करना रियासत के ख़िलाफ़ कभी तसव्वुर नहीं किया था। और जब कभी रियासती इदारों से ये बात सुनने को मिली कि हम ए पॉलिटिकल हैं, तो भले सियासत का नुकसान कर लिया, मगर उन्होंने उसी वक्त उस बात पे यकीन कर लिया और लोगों को अमन से, लोगों को उस बात पे यकीन करने के लिए कहा कि जब तक कोई वायलेशन करता नहीं है हम इस बात पे यकीन करेंगे, क्योंकि अदारे रियासत के हैं, रियासत हमारी माँ है। तो फिर हम कैसा ये तसव्वुर कर सकते हैं कि पेट्रोल बम और मसल्ला होके हम अदारों पे चढ़ाई कर दें, जिस तरह के 9-10 मई या 26 नवंबर हुआ। ये हमारा वतीरा नहीं है, ना हम इस तरह करने का तसव्वुर कर सकते हैं। सर, ये फरमाएगा कि कमीशन की तश्कील के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाना, मतलब ये क्यों ज़रूरी समझा गया? और फिर ये कहा गया कि 2018 और 2024 दोनों के हवाले से तहकीकात जो इंतखाबात हुए थे उसकी करवा लेनी चाहिए। तो आपके ख्याल में इसके ऊपर अगर कुछ मज़ीद बात की जाती तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्विंस किया जा सकता था, या फिर कमीशन का ही क़याम अगर कर दिया जाता तो वो बेहतर नहीं होता? नहीं, मुझे ये बताएं कि ये कैसा लाडला है कि गैर आइनी, गैर कानूनी दहशत गर्दी, आप अस्करी विंग बनाएं, आप अदारों को दबाव में लाने के लिए, रियासत को दबाव में लाने के लिए आपके मुंह से जो निकले वो हर एक को मानना उसकी पर लाजम है। आप मुझे ये बताएं कि क्या 2013 में इसने ये बात कही कि 4 हल्के खोल दिए जाएं, धरना दिया इसने, क्या जुडिशल कमीशन बनाया नहीं था नवाज शरीफ ने? और जुडिशल कमीशन ने रिपोर्ट क्या की थी कि कोई धांधली नहीं हुई। उसने ये बिल्कुल उस रिपोर्ट में ये नहीं था कि एक बाई डिज़ाइन एक जमात को हटाने के लिए या दूसरी जमात को लाने के लिए ऐसा किया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं इक्का दुक्का शिकायत उस रिपोर्ट में कहा गया कि अब धांधली की मौजूद हैं जो इंडिविजुअल लोग करते हैं या होता है। मगर क्या 2018 में जब हमने जुडिशल कमीशन बनाने की बात की थी, जब हमने कहा था कि इसको इंटेरोगेट किया जाए 2018 के इंतखाबात को, तो एक पार्लियामेंट कमेटी बना दी गई थी जिसका एक अजलास हुआ था 5 सालों में, कोई नतीजा नहीं निकला था। तो फिर आज भी पार्लियामेंट कमेटी भाई बना लें जो इन्वेस्टिगेट करे 2014 के धरने को, जो इन्वेस्टिगेट करे 2018 के इंतखाबात को जिसमें RTS बिठाया गया था, या 2024 के इंतखाबात को जिस पे कहा जाता है कि जनाब फार्म 47 की पैदावार। ओ भाई, बात यह है कि फार्म 47 की पैदावार आप पूरे इलेक्शन को कहते हो, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा भी उसी में है, जहां आपने 5 बजे इलेक्शन डे 8 फरवरी 2024 को पोलिंग स्टेशनों पे मसल्ला लोगों ने छतों पे, दीवारों पे कब्जा करके जो अमला था उससे अनाउंस करवाया था, प्रिजाइडिंग अफीसर के इमारतों पे कब्जा कर लिया था और अपनी जीत को अनाउंस कर दिया था 6 बजे। मैं ये बात अकेला नहीं कर रहा, उनके जो आज भी PTI के लोग हैं, शहजाद अकबर जो हैं PTI में आज भी मौजूद हैं, उनके शौकत यूसुफ जई जो PTI के आज भी अंदर मौजूद हैं, वो भी कि ये कहते हैं कि 35 लोगों को जो है फार्म 47 दिया गया। तो मैं ये बात करता हूँ कि शोहपुरा में फार्म 47 दिया गया, तो मुझे कहते हैं कि जनाब ये देखें ये क्या बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन है जहाँ उनको 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत दे दी गई, उसको भी इन्वेस्टिगेट करवा लें, मेरे हल्के को भी इन्वेस्टिगेट करवा लें, पंजाब के हलकों को भी इन्वेस्टिगेट करवा लें। मगर ये क्या तरीका है कि आप कहें कि पंजाब में इन्वेस्टिगेट करवा लें और खैबर पख्तूनख्वा जो है, क्योंकि उनको फॉर्म 47, और मैं आज भी ये कहता हूँ ज़िम्मेदारी से कि पाकिस्तान के अदारों के सरबराहान 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नताइज बदलने में मुलव्वस नहीं थे, जबकि 2018 के इंतखाबात बाई डिज़ाइन करने के लिए, बदलवाने के लिए, RTS बिठाने के लिए उस वक्त के अदारों के सरबराह भी मुलव्वस थे। आज कुछ लोग जनरल फैज़ से जो फैज़ याब होते रहे
उन्होंने अपनी मन मर्जी से वो फैसले किए। जो मेरा मुतालबा है कि अगर उनको इन्वेस्टिगेट करवा लिया जाए तो पाकिस्तानी कौम को पता चल जाए कि फैज़ हमीद साहब अकेले मुलव्वस नहीं हैं उस बगावत में लोगों को उकसाने के लिए या दीगर मनसूबा साजी में। उस वक्त के अदलिया के सरबराह बंदयाल साहब से साकब निसार साहब तक और जनरल फैज़ से दीगर लोगों तक लोग मुलव्वस थे। ये इन्वेस्टिगेट होगा तो लोगों को फॉर्म 47 और 47 का पता चल जाएगा। चलिए ये फरमाइएगा सर कि 8 फरवरी को पीटीआई अब यौम स्याह मना रही है और इस पर वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में भी जलसा करना चाहते हैं। आपके ख्याल में कि क्या ये पॉसिबिलिटी आपको होती हुई नज़र आ रही है कि वो मीनार पाकिस्तान पे जलसा कर सकें और फिर मीनार पाकिस्तान जैसी जगह को बग़ैर पीटीआई के बानी चेयरमैन के वो क्राउड से भर सकें? नहीं, मसला क्राउड को भरना या मीनार पाकिस्तान क्राउड से खाली होना नहीं है। मसला ये है कि आप रियासत को दबाव में ला रहे हैं। आप मसल्ला लोगों से आप सुन नहीं रहे। इनकी गुफ्तगू अली मीन गंडापुर से आगे बढ़ गए हैं। आज के जो उनके नई रजीम उन्होंने पीटीआई की बनाई है वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रोड बंद कर देंगे जो पंजाब को आते हैं, और पंजाब वाले ये कह रहे हैं कि जनाब एक गोली चलेगी तो आगे हम गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे। कभी रियासत के अंदर एहतजाज इस तरह होते हैं, कभी सियासी जमातों का बिहेव ये होता है। मैं तो खुद 8 फरवरी को जो शहूपुरा का मैंडेट चोरी हुआ था उस पे जलसा कर रहा था, मगर जब मेरे जलसे को शहूपुरा के जलसे को जोड़ा गया उनके यौम स्याह के साथ तो मैंने वो जलसा मनसूख कर दिया इस वजह से कि मेरा मैंडेट, मेरे शहूपुरा का मैंडेट चोरी हुआ अपनी जगह। खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ नतायज जिस तरह बनवाए गए, जिस तरह सहूलतकारी की गई, उनके नाम हम किसी और मौके पे ले लेंगे, मगर रियासत के जो मुखालफ हैं, रियासत को जो कमज़ोर करने वाले हैं, आलमी कुव्वतों को दावत देने वाले जो हैं पाकिस्तान के अंदर मदाखलत की, उनसे हमारी कोई मुमासलत किसी तौर पर भी हमें कबूल नहीं है। हम ये बातें करेंगे, उनके नाम इसलिए लेंगे, इसलिए नहीं कि हमें कोई उसका मदावा या उसकी तलाफ़ी चाहिए। हम तो नाम इसलिए लेंगे कि लोगों को भी पता होना चाहिए, अदारे के में बैठे जो अदारों के सरबराह हैं उनके भी इल्म में आना चाहिए कि कौन से फैज़याब होते हुए लोगों ने 8 फरवरी के इंतखाबात को जो है मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और बनाया, और किस किस तरह पिक एंड चूज़ किया। ये सारा लोगों के सामने चीज़ें आनी चाहिए। इसलिए मैंने और हमारे पार्टी के सारे लोगों ने बैठ के फैसला किया कि हम शहूपुरा में 8 फरवरी को एहतजाज नहीं करेंगे, कोई जलसा नहीं करेंगे, किसी और दिन हम जलसा कर लेंगे ताकि लोगों को बता सकें कि खैबर पख्तूनख्वा में सहूलतकार कौन थे और शहूपुरा में पीटीआई के सहूलतकार कौन थे। सर ये फरमाएगा कि अब सियासी इश्यूज़ के अलावा एक दीगर जो मसाइल हैं वो कुछ अदलिया से जुड़े हुए भी सामने आ रहे हैं इस हुकूमत के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से पिछले चंद दिनों से ये खबरें रहीं कि जो नए जजेस लाए गए हैं उसके बाद एक कंट्रोवर्सी का माहौल पैदा हो गया है। कुछ जजेस के अंदर भी थोड़े से मसाइल पैदा हुए हैं, जिसके बाद कुछ जजेस ने खतूत भी लिखे हैं। आपके ख्याल में इस मसले को अब किस तरह टेकअप किया जाएगा, या हुकूमत की तरफ से या फिर अदलिया की तरफ से ही? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो 3 सूबों से मोहतरम जजेस का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, क्या आइन कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है जो कि देता है? और अगर आइन कानून के मुताबिक होता है तो फिर मैं या आप कौन एतराज़ करने वाले होते हैं? फिर आइन बदल लें, कानून बदल लें, उसके बाद बात करें। और अगर कानून आइन के मुताबिक है तो फिर मेरा ख्याल है इस तरह, हाँ ये बात ज़रूर है कि जिस तरह ख़ातो कताबत एक कमरे से दूसरे कमरे में इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम जजेस साहबान कर रहे हैं, ये मेरा ख़्याल है
ना अदारे के लिए मुनासिब है, ना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। ये चीज़ें, और ये आज नहीं हो रहा, बदकिस्मती से जिन अदारों से हम तवक्को रखते हैं और ख़ास तौर पर इंसाफ फराहम करने वाले अदारों से, जब जब आइन कानून की तशरीह की, जब आइन कानून के मुताबिक खड़े होने की बात आई है, तो बड़ी बदकिस्मती से ये बात कहूँगा कि नहीं वहाँ से वो फ़ैसले सुनने को देखने को मिले। और इसी तरह आज भी जो कुछ तासर दिया जा रहा है दोनों जानब से, वो कोई मुनासिब नहीं है और ना कोई काबिल फ़ख्र है। लास्टली फरमाइएगा सर कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी बातचीत बड़े अरसे से जो है वो डिले का शिकार है। उसमें गैर रस्मी मुलाकात और बातचीत तो हुई है, लेकिन कोई हतमी मुज़ाकरात किसी फ़ेज़ में दाखिल नहीं होते हुए नज़र आ रहे। आपके ख़्याल में ये इसमें असल रुकावट क्या है? देखें, जो भी इत्तेहाद होते हैं ना, उन जमातों के अपने मंशूर अपनी तरजीहात होती हैं। ये इत्तेहादी जो हुकूमतें होती हैं, उनमें ये छोटे बड़े मसाइल पैदा होते रहते हैं जिनको साथ साथ ड्रेस करना चाहिए। जहाँ तक पंजाब का तल्लक है, तो फिर सिंध में हमारी जमात के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यकीनन हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते आए हैं, आइंदा भी अगर ज़िंदगी ने वफा की तो दोबारा भी लड़ेंगे, क्योंकि हम अलग अलग जमातें हैं। तो अगर उनको कोई शिकायत पंजाब के अंदर है, तो हमें शिकायत सिंध के अंदर मौजूद हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो भी फैसले किए जा रहे हैं उसके ऊपर स्टेक होल्डर्स का एतमाद में लेना बड़ा ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी की बड़ा अरसे दराज से कुछ चीज़ों के ऊपर रिजर्वेशन हैं, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि वो रिजर्वेशन एड्रेस नहीं की जा रही है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद उस पर कुछ सियासी तजिया भी जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस किस्म की खबरें बाहर आई, उससे लगता यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वक्ती सही एक रेजिस्टेंस की फ़िज़ा तो मौजूद है, लेकिन हुकूमत वक्त जो तय कर चुकी है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से भी इस इक़दाम को काबिल सताइश करार दिया गया है, लगता यह है कि मामलात बज़ाहिर इस वक्त अदलिया और हुकूमत दोनों के कंट्रोल में नज़र आते हैं। लेकिन अदलिया से आने वाली इन खबरों से ये ज़रूर वाज़ेह हो जाता है कि माहौल में कुछ बदमज़गी के आसार ज़रूर पैदा हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आया हुकूमत ने इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और दीगर इत्तेहादियों को किस हद तक एतमाद में लिया है, क्योंकि जिस तरह वकला बरादरी की तरफ से और मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से इसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा था, तो लग ये रहा था कि शायद वो रेजिस्टेंस की फ़िज़ा बढ़ेगी। लेकिन आज के दिन के बाद बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो एहतजाज उतना पुरजोर साबित नहीं हो सका जितनी तवक्कात कल तक की जा रही थी। इसी पूरी सिचुएशन पर हुकूमत की तरजीहात क्या है, और ख़ास तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसी लोअर कोर्ट से जो खबरें आ रही हैं, उससे लगता है कि पूरे सिस्टम को रिवाइव करने की जो कोशिश है उसमें बड़ी हद तक हुकूमत कामयाब होती नज़र आती है। इसके असरात क्या होंगे, इसी पर बात करने के लिए मेरे सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर कल तक तो ये लग रहा था कि बड़ी रेजिस्टेंस की फ़िज़ा होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस का आना, लेकिन वो एक्सेप्टेंस लेवल और जिस तरह मुबैना तौर पर एक ख़त सामने आया है कुछ जजेस की तरफ से लिखा हुआ, आपको क्या लगता है कि फ़िज़ा में कुछ एक ऐसा एलिमेंट भी मौजूद होगा जिसमें वर्किंग रिलेशन बड़ा मुश्किल होता जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जजेस का बाहमी कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होता। उनकी अपनी अपनी अदालत होती है, अपनी अपनी अदालत में वो अपना अपना केस सुनते हैं। और मैं तो जजेस के बाहमी वर्किंग रिलेशनशिप को वैसे भी सही नहीं समझता। जजेस की कोई यूनियन नहीं होनी चाहिए, जजेस का कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए, जजेस का आपस में कोई इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। हर जज इंडिपेंडेंट जज है, उसे इंडिपेंडेंट कोर्ट करनी है। ये जो हमने जजों की यूनियन और जजों के इत्तेहाद देखे हैं, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है और इसकी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। ये कोई सीबीआई यूनियन है कि इकट्ठे काम करेंगे, इकट्ठे खत लिखेंगे, इकट्ठे बेंच करेंगे, इकट्ठे मर जाएंगे, इकट्ठे जिएंगे। ये तो जजेस के जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है। सही। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा सर कि फिर आपको क्या लगता है कि अब नए चीफ जस्टिस जिनकी तकर्रुरी होनी है, वैसे तो कई वकला तंजीमों की तरफ से उस पर खतूत भी लिखे जा चुके हैं कि जो भी आपने जज मुकर्रर करना है वो जो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उससे ही मुकर्रर होना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि सरफराज डोगर साहब भी एक्सपेक्टेडली नए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो सकते हैं? मेरी राय में वही होंगे। मैं समझता हूँ वही होंगे। देखें, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले हुए हैं बलूचिस्तान, सिंध और लाहौर से जी, आप समझें कि 5 चीफ जस्टिस इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं तो ये तबादले हुए हैं।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। 5 चीफ जस्टिस ने मिलकर ये तबादले किए हैं। इसका मतलब है इस मुल्क की अदलिया के जो जिम्मेदार हैं वो ये समझ रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ठीक काम नहीं हो रहा और वहां के जजेस ने जो यूनियन बनाई है या वहां जो मामला चल रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। आपने कहा हुकूमत ने फिक्सिंग किया, आप बताएं जजेस के तबादलों में हुकूमत का क्या इख्तियार है? कोई इख्तियार नहीं है। 2 हाई कोर्ट्स के बाहमी चीफ जस्टिस जब तक मुत्तफिक ना हो हुकूमत क्या कर सकती है? फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मुत्तफिक हो, जिस जज का तबादला होना है वो मुत्तफिक हो। इस सारे अमल में तो 5 चीफ जस्टिस शरीक हुए हैं। तो जिस मामले में 5 चीफ जस्टिस शरीक हुए हों वो उसमें कितनी वसी मुशावरत और मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ पाकिस्तान के 5 चीफ जस्टिस और मुल्क की अदलिया के बड़ों ने बड़ा अदम एतमाद कर दिया है। उन जजेस को अब अपने किरदार के बारे में सोचना चाहिए कि उनके बारे में मुल्क के 5 बड़े चीफ जस्टिस क्या राय रखते हैं। दुरुस्त। अच्छा, आप ये फरमाइएगा सर कि अब जो सिचुएशन बन रही है आपके ख्याल में कई इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी वक्ती तौर पर लगा था ऐसा, कभी मंसूर अली शाह साहब भी कोई ख़त लिख देते थे, कभी रिमार्क्स ऐसे दे देते थे, लेकिन आपको लगता है कि अब जो 26वीं अमेंडमेंट के बाद एक नई शक्ल अदलिया की बनी है, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इससे चीज़ों के और स्पीडी केसेस का आगे चलना, क्योंकि एक तौजी ये भी दी जा रही थी कुछ लोगों की तरफ से जो तनकीद कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट में भी इन असामियों को पुर होना चाहिए, वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में केसेस हैं, तो आपको लगता है इस फार्मूले को बाकी कोर्ट्स में भी अडॉप्ट करना चाहिए? लोग भूल जाते हैं कि 6 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में 10 जज लगने हैं और वो 10 जज 6 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में लग जाएंगे। इसी तरह 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 8 जज लगने हैं, वो लग जाएंगे। अगले राउंड में लाहौर हाई कोर्ट में भी और जज लग जाएंगे, बाकी हाई कोर्ट्स में भी और लग जाएंगे। ये तो एक मुसलसल अमल है जो होता रहेगा, क्योंकि अभी जब सुप्रीम कोर्ट में लोग जाएंगे फिर असामियां खाली हो जाएंगी, फिर वो हाई कोर्ट्स में असामियां फिल की जाएंगी। तो ये जजेस की तैनाती तो एक मुसलसल अमल है जो होते रहना चाहिए। दुरुस्त। अच्छा, मुझे ये फरमाइएगा सर कि आप अब थोड़ा सा मैं सियासी उस पर आती हूँ कि ये जो अब पीटीआई और हुकूमत के दरमियान डायलॉग थे, ये भी एक चैलेंज था दोनों तरफ से, लेकिन खबरें ये थी कि अब हुकूमत भी शायद मुज़ाकराती कमेटी को डिज़ोल्व कर चुकी है प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे। कोई आपको होप नज़र आ रही है कि दोनों तरफ से अब कोई बातचीत का कोई हो सकता है, कोई इनिशिएटिव, या आपको लगता है कि अब ये चैप्टर मुकम्मल तौर पर क्लोज हो चुका है, ख़ासतौर पर जब 8 फरवरी को अब ये यौम सियाह मनाने जा रही है पीटीआई? नहीं, ये मुज़ाकरात कभी भी शुरू हो सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखना है कि पीटीआई अपनी ऑप्शंस एग्जॉस्ट करके मुज़ाकरात करेगी या कोई वाइल्ड कार्ड हाथ में रख के मुज़ाकरात करेगी। देखिए, पहले भी वो मुज़ाकरात अपना वाइल्ड कार्ड खेल कर आए 26 नवंबर वाला, और वो 26 नवंबर से पहले मुज़ाकरात करते हैं, फाइनल कॉल को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो टेबल पे उनकी और है पोजीशन होती है कि हम एक फाइनल कॉल दे सकते हैं, हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन वो अपना ऑप्शन एग्जॉस्ट करके आए। पॉलिटिक्स में जब आप टेबल पर बैठते हैं तो आपके पास कार्ड्स होने चाहिए। पीटीआई इस तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट करके टेबल पे बैठी, लिहाजा वो कोई बात मनवाने की पोजीशन में नहीं थी, मानने की पोजीशन में थी। अब भी वो अपना ट्रम्प वाला कार्ड एग्जॉस्ट करके अगर टेबल पे बैठेंगे तो मजीद कमजोर पोजीशन में बैठेंगे। अगर उससे पहले बैठे तो शायद लोग ट्रम्प के कार्ड के खौफ से हुकूमत को बात कर ले, लेकिन अगर वो ट्रम्प वाले ऑप्शन को मुकम्मल यूज करके और पाकिस्तान में एक और दफा मुजाहमत की सियासत का एक और एपिसोड करके फिर टेबल पे बैठेंगे तो यकीनन फिर कार्ड एग्जॉस्ट हो चुका हो। नहीं, लेकिन मुज़म्मिल साहब, अभी तो ट्रम्प ने ओहदा संभाला है, अभी तो थोड़ा सा वक्त है ना, ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बस वो ओहदा संभालते ही पहले ही पाकिस्तान के बारे में तबसरा कर देंगे या अहकामात जारी कर देंगे। थोड़ा उसके लिए तो पीटीआई को भी इंतजार नहीं करना चाहिए आपके ख्याल में? वो तो कह रहे थे पहली तकरीर में हुक्म दे देंगे। वो तो हमें तो ये बताया गया था कि इनॉग्रल पहले तो ये बताया गया था कि वो इनॉग्रल के लिए इमरान खान को खुसूसी दावतनामा भेज रहे हैं कि मैं हलफ ही नहीं उठाऊंगा जब तक वो नहीं आएगा। फिर बताया गया कि वो इनॉग्रल स्पीच में रिहाई के अहकामात दे देंगे। तो हम तो रोज शाम को ये सोचकर सोते हैं कि शायद सुबह हुक्म आ गया हो। चलिए सर, अब इस पे तो कोई तबसरा नहीं हो सकता, लेकिन चलिए ये फरमा दें कि आपके ख्याल में अगर तो मुज़ाकरात की कोशिश होती है तो अब दोनों कमीशंस के ऊपर तो हुकूमत पहले ही जवाब दे चुकी है, आपके ख्याल में वो क्या ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि सुना यह है कि खान साहब ने फ्रंट डोर मुज़ाकरात के बारे में तो मना कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा बैक डोर चैनल पे अगर कोई बातचीत होती है तो वो करने में कोई हर्ज नहीं है। तो वो बैक डोर चैनल पे बातचीत तो आपको पता है किन से होती है, वो इंटरेस्टेड है करने में?
मुझे नहीं लगता। हम्म, देखिए उसके लिए गालम गलूच बंद करनी पड़ेगी। देखिए 2 चीजें, जब आप हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे थे, आप सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चला रहे थे और ट्वीट से एस्टेब्लिशमेंट को गालियां भी दे रहे थे। अब भी अगर आप देखें मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट में फर्क समझें। हम्म, आप जनरल बाजवा को मीर जाफर और मीर सादक कह के उनको प्रेसिडेंट हाउस में मिल सकते थे, हम्म, वो टेबल पे बैठ जाते थे। ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं बैठेगी। इसका स्टाइल हमें जो अब तक समझ आया वो ये है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में पहले तो सीपीएम के तौर पे गालम गलूच बंद होगी, मामला सीज फायर की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद कोई आगे मुज़ाकरात होंगे। अभी तो रोजाना की गालम गलूच है। अभी तो मुझे मतलब गालम गलूच और मुज़ाकरात साथ साथ कैसे चल सकते हैं? नहीं, लेकिन फिर मुजम्मिल साहब ये 8 फरवरी को क्या करने जा रहे हैं ना? उधर आलिया हमजा कह रही हैं कि हम मीनार पाकिस्तान को भर देंगे, इधर ये कह रहे हैं जुनैद अकबर साहब कि हम केपी में सीएम की मदद के बगैर ही बहुत बड़ा जलसा कर लेंगे। आपको लगता है कि ये दोनों सूबाई सदूर जो हैं वो वाकई वो कर लेंगे जो बातें वो करें? क्योंकि जो कारकुन है वो तो कितने पिछले एहतजाजों में अकेला रह जाता था, लीडरशिप तो गायब हो जाती थी, तो इस मरतबा कारकुन उन पर ट्रस्ट करेगा? देखिए लाहौर में तो जलसा नहीं होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ हम्म, 8 फरवरी। और मुझे लगता है लाहौर में उससे पहले ही क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा और उससे पहले इजाजत भी नहीं मिलेगी। और लाहौर में तो क्योंकि उस दिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, किसी सूरत भी जलसे की इजाजत नहीं मिल सकती मीनार पाकिस्तान। एक 2 इंटरनेशनल मुल्कों की टीमें आई होंगी इस रास्ते, वैसे ही पाकिस्तान, अगर आप लाहौर में रहती हो तो जब यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो तो वैसे ही आधा शहर बंद होता है। रोड्स बंद होती हैं, स्टेडियम जाने वाले रास्ते बंद होते हैं, लोग दूर दूर गाड़ियां खड़ी करके पैदल स्टेडियम जाते हैं। और एक हैज़ार्ड होता है जिस दिन इंटरनेशनल मैच होता है, तो उस दिन तो इंटरनेशनल मैच है, वैसे ही आधा शहर बंद होगा। रिस्क ही नहीं लिया जा सकता उस दिन जलसे का। लिहाजा मैं नहीं समझता 8 फरवरी को लाहौर में जलसा हो सकता है या जलसा करने दिया जाएगा। सवाबी का जलसा जरूर हो सकता है और वो देखा जाएगा कि अब एंटी गंडापुर ग्रुप उसमें कितनी ताकत लगाता है। देखिए जब गंडापुर कोई शो करते थे तो एंटी गंडापुर ग्रुप उसको नाकाम करने की कोशिश करता था, लेकिन गंडापुर को एक एज हासिल था कि उनके पास हुकूमती वसाइल होते थे। जुनैद अकबर को ये एज हासिल नहीं है, लेकिन एंटी गंडापुर ग्रुप की हिमायत हासिल है। ये तो अब एंटी गंडापुर ग्रुप की का टेस्ट है ना सवाबी का जलसा, कि वो कितना कामयाब कर लेते। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि गंडापुर साहब चाहेंगे कि वो शो कामयाब ना हो, क्योंकि उनके ऊपर जितना प्रेशर रहा है इस तरफ से भी और फिर खान साहब की तरफ से भी, तो दोनों सूरतों में पिसते वही थे और फिर वो गायब भी हो जाते थे 8-8 घंटे 10-10 घंटे। तो अब जुनैद अकबर साहब तो कारकुनों को छोड़ के नहीं भाग सकेंगे जैसे गंडापुर साहब भाग जाते थे। सवाबी में भागने की क्या जरूरत है? उनका अपना सूबा है, अपनी हुकूमत है, वहां क्या मसला है? ये तो घोड़ा और घोड़े का मैदान पता लगेगा जब अटक पार करेंगे। सही। जुनैद अकबर साहब गंडापुर की मदद के बगैर, हुकूमती वसाइल के बगैर, हुकूमती ताकत के बगैर जब अटक पार करेंगे तो देखेंगे ना। गंडापुर तो अटक पार करते थे केपी हुकूमत की ताकत पर। अगर केपी हुकूमत की ताकत ना हो तो जुनैद अकबर साहब अटक पार करके दिखा दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज़ियाकार भी हैं। यकीनन पीटीआई की सूबाई लीडरशिप के लिए चैलेंज ज़रूर है, लेकिन सूबाई सतह की हद तक कोशिश की जा सकती है खैबर पख्तूनख्वा में कि कामयाब एहतजाज किया जाए। अब देखना होगा कि आया एक तरफ अदालती मसाइल हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी का अल्टीमेटम है। दोनों हवालों से सूबाई और वफाकी हुकूमतें किस तरह रिस्पॉन्ड करती हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।